हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों चलो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्या था? स्टेज 1 पार्ट ए, इसके क्वेश्चन नंबर 2 to 9, 2 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं, फिर स्टेज 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है? m द्रव्यमान की वस्तु को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? देखो बच्चों ध्यान देना, अगर हम लोग किसी कक्षा की ऊर्जा की बात करें, यहाँ पर पहली कक्षा में जो ऊर्जा है -gmm बाई आर, यानी कि 2r, ठीक है ना। अब टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें E1, तो इसका हाफ हो जाता है, यानी कि -G_M बाई 4r, ये E1 आ गया। ऐसे ही दूसरे जो ऑर्बिट हैं, दूसरी कक्षा 3r का त्रिज्या की कक्षा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? -gmm बाई 2 इंटू 3r, यानी कि 6r हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों की ऊर्जा का अंतर। तो डेल्टा E को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी -gmm बाई 6r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4r। तो आप एलसीएम ले लेना, ये 12r हो जाएगा, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +3, G_M। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? Gm बाई 12r, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है? एक m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत तक प्रक्षेपित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, पृथ्वी की सतह पर पहले उसकी ऊर्जा कितनी होगी? -gm1m2 बाई आर, इतनी ऊर्जा होगी सतह पर। कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस सतह पर है, पृथ्वी की सतह पर, तो इतनी ऊर्जा है। अब हमें क्या करना है? इसको अनंत तक पहुंचाना है, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें दे देंगे, और अनंत पे जाकर के न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? देखो, काइनेटिक एनर्जी अनंत पे अगर 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होता ही है ना। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती ही है। अगर गतिज ऊर्जा शून्य हो गई तो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ये न्यूनतम ऊर्जा क्या हो जाएगी? Gm बाई आर के बराबर। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो है ना, ये Gr हो जाएगा, तो mgr, तो थर्ड का ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? यदि G पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, एक m द्रव्यमान के कण को कितनी स्थितिज ऊर्जा दी जाए कि वह पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई पर पहुंच पाए? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर पहुंचना है, तो पहले जो उसकी ऊर्जा थी, यदि G पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, m द्रव्यमान को स्थितिज ऊर्जा दी जानी। देखो बच्चों, पहले कहाँ है? यहाँ है, बाद में इसको इस जगह लाना है, ये r, ये भी r,
तो प्रारंभिक जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी जी एम स्मॉल एम बाई आर, फाइनली क्या हो जाएगा जी एम एम बाई 2r, है ना। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा देनी, यानी इसका और अंतर डेल्टा यू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम जी आर बाई 2। ये होगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5th में लिखा है 10 ग्राम द्रव्यमान के कण को 100 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले की सतह पर रखा गया है। गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कण को गोले से दूर ले जाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा या कितना कार्य किया जाएगा। देखो बच्चों क्या लिखा है, 10 ग्राम है इस वस्तु का द्रव्यमान, तो इसको हम लोग 10/1000 किलोग्राम लिख देते हैं। और जो बड़ा वस्तु है उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। त्रिज्या जो है ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग 0.1 मीटर लिख लेंगे। दूर ले जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना काम करना पड़ेगा, ऊर्जा कितनी थी, -gm/r, ऐसे होता है ना। तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो भी gm स्मॉल m/r के बराबर। ठीक है ना बच्चों। अब वैल्यूज को पुट कर दें, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 100 इंटू 10/1000 और डिवाइडेड बाय 0.1। तो देखो ये तो कट जाएगा, 0.1 ऊपर चला जाएगा, 6.67 इंटू ये 10 हो जाएगा ना, तो 10 टू द पावर -10 बचेगा। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, एक वस्तु का पलायन वेग किस द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। वस्तु के पलायन वेग की अगर हम लोग बात करें, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ T2gm/r। तो जिस जगह से, जिस ग्रह से हम लोग फेंक रहे हैं ना, उस ग्रह के द्रव्यमान पर तो डिपेंड करता है, लेकिन इस वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। तो m से इंडिपेंडेंट होगा, पहले तो ये समझना है। दूसरा कि आप इधर फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, डायरेक्शन से भी, दिशा से भी स्वतंत्र होता है। हाँ, लेकिन कहाँ से फेंक रहे हैं उस पर फिर निर्भर करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें लिखा है किस प्रकार निर्भर करता है, असल में स्वतंत्र होगा। v ये जो है ना m से स्वतंत्र होता है। बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 में देखो क्या लिखा है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है जिसका पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, पलायन वेग इतना है। इस वस्तु को 36 से 45 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित किया जाए तब पलायन वेग क्या होगा। क्या फर्क पड़ता है बच्चों, 36 से 45 डिग्री पे फेंको या ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंको। ठीक है ना, सिर्फ हमें ऊर्जा का देखना पड़ता है। तो जितना है 11 किलोमीटर पर सेकंड था, अभी भी 11 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगा। अब 8वां क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक m द्रव्यमान का उपग्रह r त्रिज्या की पृथ्वी के चारों ओर x ऊंचाई पर घूर्णन कर रहा है, यानी कि केंद्र से r+x दूरी पर है। यदि g पृथ्वी की सतह के गुरुत्व के कारण त्वरण है तो उपग्रह की कक्षीय चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ gm/r।
यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर प्लस एक्स, हो गया आंसर। ठीक है ना। अब स्मॉल जी के टर्म में लिखना है तो जी आर स्क्वायर लिख दो, और यही दिया है आंसर, आर प्लस एक्स टू द पावर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। 9th में आते हैं। देखो बच्चों, 9th में क्या लिखा है, पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल 5 घंटे है। यदि पृथ्वी व उपग्रह के बीच की दूरी प्रारंभिक की 4 गुना बढ़ा दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का स्क्वायर ये r³ के समानुपाती होता है, दूरी जो है ना उसके घन के समानुपाती होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, T2/T1 इज इक्वल्स टू R2/R1 टू द पावर 3/2। ये 2 था, ऐसे लिख दिया। T2 हमें ज्ञात करना है, T1 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, 5 घंटे, और ये 4 गुना दूरी पर है तो 4/1 लिख देते हैं, ये 8 हो जाएगा। T2 बराबर 5 × 8 40 हो गया। अब स्टेज 2 में आ जाओ बच्चों। अब स्टेज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेज 2 कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 1 नहीं दिया था क्या, एक बार देख लेते हैं, शायद 1 भी था। फाइव टू 19 पार्ट बी का था, अच्छा ठीक है। स्टेज 2 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 5, स्टेज 1 पार्ट बी का, स्टेज 1 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 5 to 19। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टेज 1 पार्ट बी, मार्कर, फाइव 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी कि स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, एक वस्तु अनंत दूरी पर विरामावस्था में है, यदि इसे पृथ्वी का उपग्रह बनाया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि घटेगी। अनंत दूरी पर है और उसको पृथ्वी का उपग्रह बना रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, और पास आ गया तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है फोर्स। उसके बाद लिखा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का अगर हम लोग मान लिखें G कैपिटल M स्मॉल m/r, पहले था 0 बाद में हो गया ऋणात्मक, तो घट गया ना। स्थितिज ऊर्जा कौन सी भौतिक राशि घटेगी, ठीक है, पहले 0 था बाद में ऋणात्मक हो गया, घट गया। अब तीसरे में लिखा है एक वस्तु अनंत दूरी पर विरामावस्था में है, और गतिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा ही होगा ना, विरामावस्था में था, और जब इसको पृथ्वी का उपग्रह बनाएंगे तो कुछ ना कुछ गतिशील होगा, धनात्मक होगा, यानी ये बढ़ जाएगा। द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान पे फर्क नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें F, तो F जो है ये पहले अनंत पे 0 था, बाद में धनात्मक हो जाएगा, F बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा।
अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो फिफ्थ तो समझ में आ गया बच्चों। फिफ्थ का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। अब सिक्स्थ में आते हैं हम लोग। सिक्स्थ में क्या लिखा है? समान ऊंचाई से दो भिन्न द्रव्यमानों को गिराया जाता है, सतह से टकराने से तुरंत पहले निम्न में से कौन सा समान बना रहेगा, यानी कौन सा बदलेगा नहीं। देखो, गतिज ऊर्जा की बात करें तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएगा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरे में लिखा है स्थितिज ऊर्जा, जब ऊपर से वस्तु नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तीसरा है रेखीय संवेग, अगर वेग बदल रहा है तो संवेग भी बदलेगा, लेकिन त्वरण लगभग लगभग नियत रहेगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत ऊंचाई से अगर गिराए तब तो जी में परिवर्तन आएगा, नहीं तो पृथ्वी के समीप क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, जी का मान नियत होगा। ठीक है, तो त्वरण समान बना रहेगा। अब देखो सातवें में क्या लिखा है? एक m द्रव्यमान की वस्तु को h बराबर r/5 पृथ्वी की सतह से ऊंचाई से गिराई जाती है। असल में ये जो क्वेश्चन है ना, इंग्लिश मीडियम में कुछ और है, उसमें क्या लिखा है कि सरफेस से हम लोग r/5 ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। ठीक है ना? जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, यदि g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण है तो कितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, हमें ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? ऊंचाई से गिरा नहीं रहे बल्कि नीचे से ऊपर ले जा रहे। बात तो वही है, ऊपर से नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। देखो, अगर सूत्र यू इस्तेमाल कर लें, क्या होता है? डेल्टा यू बराबर mgh/1 प्लस h/r। आंसर जो है वो h के टर्म में दिया है, ना कि r के टर्म में। देख रहे हो? तो हमें क्या करना होगा? इस r की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, mgh1 प्लस r के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5h लिख सकते हैं क्या? h/5h, तो h से h कट जाएगा, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 5mgh/6। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? एक व्यक्ति का भार 800 न्यूटन है, यदि यह ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर 4 मीटर 2 सेकंड से में दौड़ता है तो उसे शक्ति की आवश्यकता होगी। हमें शक्ति ज्ञात करना है। अच्छा, शक्ति तो क्या हो जाएगा? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ना। 800 न्यूटन है, व्यक्ति का भार दिया हुआ 800 न्यूटन, ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर 4 मीटर चलता है 2 सेकंड में। तो हम लोग ये लिख देते हैं, इसकी औसत शक्ति वर्क डन बाय टाइम, और कार्य कितना होगा? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, और टाइम, फोर्स का मान दिया हुआ है 800 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर, और समय है 2। तो ये हो जाएगा 1600 वॉट। इसको 1.6 किलोवाट लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा थर्ड होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। देखो बच्चों, क्या लिखा है 9th में? एक कण पृथ्वी पर गिराया जाता है अनंत से, दूसरा पृथ्वी की त्रिज्या की 10 गुनी ऊंचाई से। सतह से 10 गुनी ऊंचाई है, यानी केंद्र से कितना होगा? 11 आर। सरफेस से अगर 10 आर है तो केंद्र से ऑब्वियसली 11 आर दूरी पर होगा, है ना? तब पृथ्वी की सतह पर पहुंचते समय वेगों का अनुपात क्या होगा? एक तो अनंत से आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पहला हाफ mv1²। अनंत से आया तो सतह पर क्या हो जाएगा? gm/r। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं?
सतह पर की कुल ऊर्जा और अनंत की कुल ऊर्जा को बराबर कर दे रहे हैं। समझ में आया ना? अनंत पर विरामावस्था में था मान लो, तो गतिज ऊर्जा भी शून्य, स्थितिज ऊर्जा तो शून्य है ही। और जब वो सतह पर आ गया, स्थितिज ऊर्जा होगी -gm1m2/r, और उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ mv²। तो एक समीकरण हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, v1² बराबर, इस 2 को इधर ला सकते हो या अभी 2 को यहीं रहने दो, gm/r एक समीकरण। दूसरा क्या लिखा है कि 10r ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो सतह पर जो होगा ना, गतिज ऊर्जा की बात करें हम लोग, मान लेते हैं कि अब उसका वेग हो गया v2, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv2², स्थितिज ऊर्जा gm/r, जबकि ऊंचाई पर क्या था? gmm/11r। सतह से 10r है तो केंद्र से 11r की दूरी पर होगा। इसको उठाकर उधर ले जाओ, एक तो m देखो सब में कट जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v2²/2 gm/r, तो कॉमन आ जाएगा 1 - 1/11, यानी कि ये हो जाएगा 10/11, 10 gm/11r। इक्वेशन 2, 1 और 2 मिल गया। हमें क्या करना है? v1 और v2 का रेशियो, अनुपात ज्ञात करना है। क्या लिख सकते हैं बच्चों? अगर दोनों को भाग दे दो तो v1/v2, ये 11 ऊपर चला जाएगा ना, 11/10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना है हमें? समीकरण 1 और 2 को भाग दे देना है, बस। चलो अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10। देखो बच्चों, 10वें प्रश्न में क्या लिखा है? एक m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से 4re दूरी पर स्थित है, यानी केंद्र से 5re हो जाएगा। जहां re पृथ्वी की त्रिज्या है, वस्तु को कितनी न्यूनतम ऊर्जा दी जाए ताकि वह पलायन कर सके? ठीक है, तो 4r से न्यूनतम ऊर्जा हमें देनी है ना बच्चों, -G_M_m/5re, ये उसकी स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा हम लोग मान लेते हैं ऐसा, काइनेटिक एनर्जी। अब इतनी ऊर्जा देने पर पलायन कर गया, न्यूनतम ऊर्जा के लिए अनंत पे उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, स्थितिज ऊर्जा तो शून्य होती ही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ? G_M/5re, इस टर्म को हम लोग GRE लिख सकते हैं, तो GRE इंटू m/5, mgr/5। तो ये थर्ड ऑप्शन में ऐसा लिखा है। 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्या लिखा है? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% से घटा दी जाती है और आयतन समान रहे, क्वेश्चन को रेक्टिफाई करो, आयतन नहीं घनत्व समान रहे, घनत्व समान रहे, तब इसका पलायन वेग होगा। ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग पलायन वेग की बात करें, सूत्र होता है √2gm/r। प्रश्न के अनुसार इसका आयतन, आयतन लिखा है, मैंने कहा रेक्टिफाई करो, क्या लिखना है उसको? घनत्व। घनत्व समान रह रहा है, तो ये हो जाएगा 4/3πr³। घनत्व को रो लिख देते हैं, रो बदल नहीं रहा, r से यहाँ पर एक r तो कट जाएगा, r² आ जाएगा, तो एक r को आप बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी बच रहा है उसको रहने दो, 8g π/3। ये तो नियतांक है। v स्केप किसके प्रोपोर्शनल हो गया? स्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, ये r के समानुपाती है। अब लिखा है कि त्रिज्या में 4% का परिवर्तन आ गया। 4% अगर कम हो गया तो ये भी कितना परसेंट कम हो जाएगा? 4% ही कम हो जाएगा। गुना 100 लिख देते हैं, यहाँ भी गुना 100,
ये कैसे लिखा है, एरर का कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद एरर आता है ना, एरर में ऐसा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, तो वो लिख दिया। अब ये कितना है 4%, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4%। ध्यान रखना ये एरर का कॉन्सेप्ट हम लोग कब तक यूज करते हैं, जब तक 5% से कम हो, बहुत कम एरर होता है ना तभी ऐसा इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज चेंज भी हो बहुत कम, अगर यही 50% हो जाए 100% हो जाए तब तो प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि पावर वावर कुछ रहता तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर आप इसको डबल करोगे ये भी डबल हो जाएगा, इसको हाफ करोगे ये भी हाफ हो जाएगा, तो अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अलग अलग सिचुएशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं 12 में। देखो बच्चों 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर स्क्रीन पर नहीं आएगा, सुन लो। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में v चाल से घूम रहा है। अच्छा, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, v उसकी वेग दी हुई, चाल दी हुई है। यदि द्रव्यमान m है तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी है बच्चों? हाफ mv², ठीक है ना। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? -gmm/r। इसको हम लोग gmm/2r लिखते हैं ना, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r होता है। ध्यान है, v =√gm/r होता है। तो इसका ये अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका डबल है ना। टोटल एनर्जी क्या आता है बच्चों? -2gm, 2 नीचे आता है, gmm/2r ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो यही चीज तो है, सिर्फ माइनस लगा देंगे बात खत्म हो गई, -12mv²। आंसर आ गया फोर्थ वाला, ठीक है ना। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 13। 13th क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में जो लिखा है ना 144 ऐसे लिखा है, ठीक है ना। असल में ऐसा नहीं है, क्या दिया है 1.4 दिखा है, ऐसा है, तो ये भी मिस्टेक है। दूसरी चीज कि जो दूरी दी हुई है यहां पर सतह से नहीं, केंद्र से, केंद्र से दूरी है, ठीक है ना। ये r1 और दूसरा r2 ऐसा मान लो, ठीक है। r2 कम है, चलो वो तो जो भी हो, ये मान लो r2। अब क्या लिखा है r2, चलो यहां आंसर लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं r1/r2, ये लिखा है 1.4/1, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है हमें क्या चाहिए? उपग्रह की ऊर्जाओं का अनुपात U1/U2, U नहीं टोटल एनर्जी लिख देते हैं, E1/E2। तो E1/E2 में देखो बच्चों क्या होता है, -gmm/2r, कहाँ गया, यहाँ लिखा था ना। तो आप कह सकते हो कि ऊर्जा जो है ये r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा r2/r1। हमें क्या ज्ञात करना था? b और a की ऊर्जाओं का अनुपात, देखो उल्टा लिखा है ना, b और a की ऊर्जाओं का अनुपात, तो उल्टा कर दो आप भी इसको, क्या लिखोगे? E2/E1 इक्वल्स टू r1/r2। r1/r2 क्या है? 1.4:1, और ये कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में। समझ गए ना, आपको कुछ करेक्शन करना होगा। कहाँ से? केंद्र से दूरी दी हुई है और ये 1.4 लिखा है प्रश्न में। अब आ जाओ 14th में, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो 14th में क्या लिखा है,
एक कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी की सतह से ऊपर वृत्तीय कक्षा में v है। कक्षीय उपग्रह की अक्षांश, यहां भी रेक्टिफाई करना, ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, तब कक्षीय वेग क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर देखो, क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, रेक्टिफाई करना, अक्षांश नहीं, ऊंचाई है। पहले r दूरी पर था, बाद में r/2, सतह से r/2 यानी कि h इक्वल्स टू r/2 है, ऐसा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो पहले सतह पर क्या होगा, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ gm/r, और बाद में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ gm/r प्लस r/2। ठीक है ना? यानी आप इसको लिख सकते हो 2gm/3r। हमें क्या फाइंड करना है, v डैश को v के टर्म में लिखना है। आप इसको √2/3 अगर अलग कर दो तो बचा हुआ टर्म क्या आ जाएगा, v, यानी √2/3 इंटू v, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 15 में। क्या लिखा है देखो बच्चों, दो उपग्रह जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं, जिनकी त्रिज्याएं r1 व r2 है। निम्न में से कौन सा कथन उनकी चाल के लिए सत्य होगा? अगर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, यानी कक्षीय चाल स्क्वायर रूट ऑफ gm/r, तो सीधी सी बात है, जिसके लिए r ज्यादा होगा उसका v कम होगा। यहां देखो प्रश्न में लिखा r1 ग्रेटर देन r2, ये लिखा है, तो अगर r1 ज्यादा है v1 कम होगा, v1 इज लेस देन v2। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 16 में। देखो बच्चों 16 में क्या लिखा है, उपग्रह का घूर्णन का आवर्त काल का सूत्र। ये तो सूत्र पूछ रहा है भाई, t इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ r³ बस यही कैपिटल R लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 17 में। क्या लिखा है, दो कृत्रिम उपग्रह जिनकी पृथ्वी सतह से दूरियां RA तथा RB है। सतह से दूरी दिया हुआ है, तो केंद्र से क्या हो जाएगा, त्रिज्या प्लस RA और RB, जो भी लिखना हो। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तो चालों का अनुपात v1/v2 स्क्वायर रूट ऑफ gm/r होता है, तो r2/r1। r2 के बदले r प्लस कितनी दूरी है, RB है, RB, और यहां पर RA, बस हो गया, RB RA, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था बच्चों। ये है R और एक है RA दूरी पर, दूसरा है RB दूरी पर, ठीक है ना। तो R1 को लिख देंगे, इसके लिए यहां से यहां तक की दूरी R1 को RA प्लस कैपिटल R, R2 को RB प्लस कैपिटल R। हो गया, बात खत्म। 17 सॉल्व हो गया। 18 19 में आ जाओ, दो क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें फिर आगे बढ़ें। अच्छा 18 नंबर तो सिंपल है, देखो यहीं पर सॉल्व करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सूर्य के चारों ओर एक ग्रह द्वारा बनाया गया पथ कैसा होता है? केपलर्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा ना, पहला नियम यही तो था कि दीर्घवृत्ताकार पथ पे गतिशील है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम, ठीक है ना बच्चों। तो दीर्घवृत्ताकार, बस हो गया। दूसरे में लिखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, दो उपग्रहों के घूर्णन का आवर्तकाल 3 घंटे और 24 घंटे है, उनके वेग का अनुपात क्या होगा? ठीक है बच्चों, देखो क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना,
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, t इज इक्वल्स टू 2πr/√v, सॉरी v। वेग का अनुपात ज्ञात करना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। हम लोग सबको ना r को भी इसी टर्म में लिख देते हैं, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। 17-18 हो गया ना। देखो तो v क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ gm/r। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर t किसके प्रोपोर्शनल, वेगों का अनुपात चाहिए ना, घूर्णन का आवर्तकाल दिया है, वेगों का अनुपात चाहिए। यहाँ पर r को हम लोग, r किसके समानुपाती होगा, 1/v² के, तो यहाँ पर 1/v³ के समानुपाती हो जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है ना। r जो था ना स्क्वायर करो तो v² r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो r 1/v² के समानुपाती होगा, या आप कह लो v² का व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब आप क्या करोगे, t1/t2 इक्वल्स टू v2/v1⁻3। हमें वेगों का अनुपात चाहिए। t1 t2 कितना दिया हुआ है, 3 और 24। इस पे पावर 1/3 कर दो तो v2/v1, ये 3 से कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा, 1/2 हो गया। v2/v1 हमें क्या ज्ञात करना है, v1/v2 क्या आएगा, 2/1 हो गया आंसर थर्ड। ये लो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले होमवर्क दे देते हैं ना बच्चों। स्टेज 1 कंप्लीट हो गया, चलो बढ़िया है। अब स्टेज 2 में आ जाओ। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक सॉल्व कर लिया है, और 1 से लेकर 9 तक पार्ट बी का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ब्लू मार्कर। स्टेज 2 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2 से लेकर 5 तक हो चुका है, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हैं टोटल, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। बस अभी इतने ही रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि आगे बाकी टॉपिक्स भी हमें स्टडी करना है ना। तो इतना होमवर्क रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यदि आकर्षण बल, किसी वस्तु पर आकर्षण बल लग रहा है और वो 1/r⁴ के समानुपाती हो, तो बंद निकाय की संभव कक्षा वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय होगी। न्यूटन ने ऐसा दिखाया, प्रूफ किया कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ है, यानी हम लोग ऐसा मान लें कि F जो है ये इसके समानुपाती है, कोई नियतांक मान लें ऐसा, K कोई नियतांक है, तो F बराबर K/r⁴ ऐसा कोई अगर बल लग रहा है, आकर्षण बल, तो ऐसी अवस्था में कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। तो देखो, किसी भी निकाय की अगर कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है तो वह बंद निकाय कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा अगर ऋणात्मक है तो। लेकिन अगर यांत्रिक ऊर्जा धनात्मक है तब तो बाहर चला जाएगा, स्किप कट जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, तो बंद निकाय का मतलब क्या है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक, और ऐसे अवस्था में जो पाथ होगा या तो सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा, जैसा कि हम लोग ग्रह में देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि खुली कक्षा, अगर मान लो जैसे वस्तु को हम लोग फेंक रहे हैं और उसका पथ पड़े वलयाकार है या अति पड़ वलयाकार, यानी कि पैराबोलिक और हाइपरबोलिक है, तो ऐसी अवस्था में वो लौट कर धरती पर आता नहीं है, तो सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ नहीं बनता है। समझ गए ना बच्चों। तो इसमें यही लिखा है कि खुली कक्षा है। बंद कक्षा का मतलब सर्कुलर या इलिप्टिकल ही होगा। अगर खुली कक्षा है, ऐसे कंडीशन में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, ये बंद निकाय नहीं है,
इस अवस्था में खुली कक्षा होगी, और खुली कक्षा दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो परवलय होगा कक्षा का आकार या अति परवलय, या तो पैराबोलिक या हाइपरबोलिक। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा यदि कुल ऊर्जा ऋणात्मक हो जाए, कुल ऊर्जा ऋणात्मक मतलब बंद निकाय, समझ में आया ना बच्चों। कुल ऊर्जा जैसे ही ऋणात्मक हुई ये बंद निकाय हो जाएगा, बाउंडेड सिस्टम होगा। और बाउंडेड सिस्टम में कक्षा कैसा होता है, पहले भी लिखा है, दीर्घवृत्तीय अथवा वृत्तीय। यदि कुल ऊर्जा शून्य हो गई तो ऐसी अवस्था में कक्षा कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएगा, परवलयाकार होगा। लेकिन अगर कुल ऊर्जा धनात्मक हो गई तो जो कक्षा का आकार होगा वो अति परवलयाकार यानी कि हाइपरबोलिक होगा। ठीक है बच्चों। और एक पॉइंट है कि देखो यहाँ पर जो हम लोग आकर्षण बल की बात कर रहे हैं, F बराबर K/r⁴n, इसके लिए कोई अगर ऐसा बल लग रहा है और कोई ग्रह है जो चारों तरफ, मान लो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या कोई उपग्रह है जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उस पर बल ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, K/r⁴n। तो ऐसे आकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह केवल तभी स्थायी होगा जब n का मान 3 से कम होगा। ठीक है ना, n का मान 1 है तो भी, n का मान 2 है तो भी, जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण में देखते हैं n का मान 2 होता है तब भी ग्रह जो है वो स्थायी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए n का मान तो उसकी कक्षा स्थायी नहीं होगी, ग्रह स्थायी रूप से चक्कर नहीं लगा पाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब इस पर बेस्ड कुछ डायग्राम है, ड्रॉ करते हैं और आगे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों, अब ये एक चित्र है जो अलग अलग कंडीशन में आपको बताएगा कि किस तरह से प्रोजेक्टाइल का यानी प्रक्षेपित किए गए वस्तु का पथ होगा। ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि यहाँ ये एक पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी मान लो, या कोई एक ग्रह मान लेते हैं, सूरज है, कुछ भी है, ऐसा मान लेते हैं। ये क्या है, पृथ्वी मान लो, या कुछ भी मान लेते हैं ना। तो ये केंद्र में एक वस्तु है जिसके चारों तरफ यहाँ से छोटा द्रव्यमान m मास का, स्मॉल m मास का छोटा सा वस्तु फेंक रहे हैं, और उसका जो पथ है अलग अलग कंडीशन में कैसा होगा वो यहाँ पर लिखा है। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी मान लो जिसकी त्रिज्या r है, सतह से h ऊंचाई पर a बिंदु है, तो इस ऊंचाई से अगर वस्तु को फेंक रहे हैं और कक्षीय चाल के बराबर है तो वो कक्षीय चाल कितना होता है, √gm/r+h। अगर इसको पलायन वेग से फेंकना है तो क्या हो जाएगा, √2gm/r_h। ठीक है ना, √2gm/r+h ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहली अवस्था में हम लोग वस्तु को यहाँ से विरामावस्था से छोड़ते हैं। तो जब इसको विरामावस्था से छोड़ेंगे सीधे सीधे नीचे गिरेगा, एक सरल रेखा को फॉलो करते हुए, स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हुए सीधा सीधा धरती से टकरा जाएगा। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये सरल रेखा होगा जब 0 वेग से फेंका। अगर वस्तु को क्षैतिज दिशा में v वेग से फेंक रहे हैं और वो जो वेग है कक्षीय चाल से कम है, तो ऐसी अवस्था में एक बंद निकाय है और ये कैसा बनेगा, देख लो, एक दीर्घवृत्त जैसा बनेगा। और दीर्घवृत्ताकार जो ये आकृति है उसका 2 फोकस होता है ना, एक दीर्घवृत्त के लिए 2 नाभि होते हैं, 2 फोकस होता है। तो दूर वाले फोकस पर ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, मान ले पृथ्वी, तो पृथ्वी का केंद्र जो होगा वो दूर वाले फोकस पे होगा। ठीक है। अब उसके बाद वेग को और बढ़ा दिया और एग्जैक्टली हम लोग इसके बराबर कर देते हैं, कक्षीय चाल के बराबर वेग से अगर फेंकते हैं क्षैतिज दिशा में तो ये वस्तु ऐसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब मान लो कि हम लोग वेग को और बढ़ा दें, वेग को इससे ज्यादा तो कर दिया लेकिन पलायन वेग से कम है, ये पलायन वेग है, ये कक्षीय चाल है, तो पलायन वेग से अगर कम वेग से फेंक रहे हैं लेकिन कक्षीय चाल से ज्यादा है, तो फिर से एक दीर्घवृत्ताकार पथ बनेगा जिसको हम लोग बाह्य दीर्घवृत्त कहते हैं, या आंतरिक दीर्घवृत्त था। फर्क क्या है कि आंतरिक दीर्घवृत्त के यहाँ से दूर वाले नाभि पर इस पृथ्वी का केंद्र था, अब
इसका जो दो नाभि होगा ना, एक यहाँ, दो फोकस होंगे, तो पास वाला जो फोकस है इस पॉइंट से, उसके उस पर, पास वाले फोकस पर यानी पास वाले नाभिक पर पृथ्वी का केंद्र होगा। तो इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग वेग को बढ़ा करके बिल्कुल एस्केप वेलोसिटी के बराबर कर देते हैं। पलायन वेग के बराबर वेग से अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो इस लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय कक्ष से बाहर चला जाता है, और ऐसी अवस्था में जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। लेकिन अब अगर इससे भी ज्यादा वेग से फेंक दिया जाए, यानी कि एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेग से हम लोग वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो पथ होता है वो अति परवलयाकार होगा, और इस अवस्था में भी वो लौट करके वापस नहीं आएगा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। इन सब अवस्था में जो कुल ऊर्जा है वो क्या होगी? ऋणात्मक। यहाँ पर कुल ऊर्जा धनात्मक 0, और यहाँ पर कुल ऊर्जा धनात्मक होगी। तो टोटल एनर्जी की बात करें हम लोग, E यहाँ 0 है, E यहाँ पर पॉजिटिव है, इन सब के लिए E क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग होमवर्क सॉल्व करके रखना बच्चों। तब तक के लिए सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।